नमस्कार दोस्तों, इसी तिरंगे के सामने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सम्मान की बात की थी, महिलाओं के प्रति विकृति को दूर करने का संकल्प लेने की बात की थी। इसी तिरंगे के सामने से आज मैं ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपके गृह राज्य गुजरात में जिस ढंग से बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई हुई है, जिस ढंग से रिहाई के बाद मिठाई खिलाकर, तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ है, जश्न मनाया गया है, क्या ये आपके लिए शर्मिंदगी और तकलीफ की वजह नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या हम सब के लिए, पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात नहीं है कि बिल्किस के गुनहगार आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन ही जेल से बाहर आकर जश्न मनाए? हम सब के पास तो तमाशबीन बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या आपके पास भी यही विकल्प है? आपको जरा भी अफसोस नहीं है कि जिस दिन आप लाल किले पर तिरंगे के सामने खड़े होकर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन आपके ही सूबे में बिल्किस के कसूरवारों की ये जमात रिहाई का जश्न मना रही थी। लोग कह रहे हैं गुजरात में चुनाव सिर पर है, इसलिए हिंदुत्ववादियों को खुश करने के लिए ये फैसला किया गया है। क्या ये सही नहीं है प्रधानमंत्री जी? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर उसका नाम बिल्किस ना होता तो क्या उसके गुनहगारों को ऐसे ही सजा पूरी होने से पहले माफी मिल जाती? थोड़ा और आपसे डायरेक्ट पूछूं तो अगर वो गुजरात दंगे के शिकार मुस्लिम न होती तो भी क्या इन सब के लिए जेल से रिहाई का रास्ता ऐसे ही बन जाता? इन गुनहगारों में कई ऐसे हैं जिनका बीजेपी या वीएचपी जैसे संगठनों से रिश्ता रहा है और उनकी रिहाई के लड्डू भी बीएचपी के दफ्तर में ही बांटे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है प्रधानमंत्री जी? गुजरात दंगों के दौरान आपकी सरकार की क्या भूमिका थी, मैं इस पर अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी तो देश के आप पीएम हैं, गुजरात में आपकी ही पार्टी की सरकार है। बेटियों की इतनी चिंता तो आप करते दिखते हैं, कम से कम भाषणों में तो बहुत दिखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी आप ही देते हैं। तो फिर बिल्किस भी तो एक बेटी ही है ना मोदी जी? और बिल्किस की वो 3 साल की मासूम सालेहा जिसे दंगाइयों ने पटक पटक कर मार डाला, वो भी तो बेटी ही थी मोदी जी। क्या इतनी बड़ी घटना के बाद, क्या इन दंगाइयों की रिहाई के बाद, क्या जश्न लड्डू और माला के साथ उनकी तस्वीरें आने के बाद आप पूरी रात चैन से सो पा रहे हैं? आज की रात प्रधानमंत्री जी, सोने से पहले एक बार आप जरूर सोचिएगा कि बिल्किस के साथ जो हुआ, उसके परिवार के साथ जो हुआ, उसकी बेटी के साथ जो हुआ, और उसके बाद वो गुनहगार 14 साल जेल में रहने के बाद सरकार की सजा माफी योजना के तहत, नीति के तहत छूटकर बाहर आ गए और जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं या आपको संबोधित कर रहा हूं, मैंने काली शर्ट पहनी है, काला कपड़ा है, शोक का भी रंग है, विरोध का भी रंग है। यह अलग बात है कि इस रंग को आप काला जादू से जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी काली शर्ट में, काले कपड़े में एक अपील के साथ आज बिल्किस बानो का वो बयान आपके लिए पढ़ रहा हूं जो बिल्किस बानो ने इन गुनहगारों की रिहाई के बाद मीडिया के लिए जारी किया है। हालांकि मुझे पता है कि आपको इस बयान के बारे में पता होगा, आप अखबार पढ़ते हैं, मीडिया पर नजर रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो सोने से पहले मैं चाहता हूं बिल्किस बानो के एक एक शब्द को आप गौर करने की कोशिश करिएगा, आपके कानों तक बिल्किस की आवाज पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी, बिल्किस ने क्या कहा है इन गुनहगारों की रिहाई के बाद? बिल्किस ने कहा 41 साल उम्र है उसकी, जब उसके साथ दरिंदगी हुई थी तब उसकी उम्र थी 21 साल। ठीक 20 साल पहले 2002 में बिल्किस ने जो बयान दिया है उसके शब्द को गौर से सुना जाए। बिल्किस ने कहा, जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी आरोपी रिहा कर दिए गए हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, ये सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं सुन्न और खामोश सी हो गई। आगे उसने कहा
आज मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि क्या एक औरत को दिए गए न्याय का यही अंत है? मैंने इस देश के सबसे ऊंचे न्यायालय पर विश्वास रखा, मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा। मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी। इन 11 आरोपियों की रिहाई ने मुझसे मेरी शांति छीन ली है और न्याय की व्यवस्था पर मेरा भरोसा हिला दिया है। मेरा दुख और ये डगमगाता विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ की तलब में अदालतों में आज लड़ रही हैं। ये बिल्किस का बयान है, उनके वकील ने जारी किया है। आगे है, इन आरोपियों को रिहा करने के इतने बड़े और अन्यायपूर्ण फैसले से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा और बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि इस हानिकारक फैसले को वापस लें, शांति से और निडर होकर मेरे जीने का अधिकार मुझे वापस लौटाएं, मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये बयान बिल्किस की तरफ से है। तो प्रधानमंत्री जी, बहुत देर नहीं हुई है, कुछ गुंजाइश अगर है तो उस गुंजाइश पर आपको सोचना चाहिए, आपकी सरकार को सोचना चाहिए, गुजरात की सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गुजरात सरकार ने जिस ढंग से बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई का रास्ता बुलंद किया, उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पालन किया, और उसमें कहा जा रहा है कुछ पेच था, उसका भी फायदा गुजरात सरकार ने उठाया। सजा माफी की वो नीति जो 1992 की थी, जिसे निरस्त करके दूसरी नीति सजा माफी की रेमिशन पॉलिसी जो 2014 की थी, जिसके तहत हत्या और रेप के मामले में उम्र कैद पाए कैदियों को 14 साल के बाद रिहा नहीं किया जा सकता था 2014 की पॉलिसी के तहत। लेकिन सरकार ने सहारा लिया 2014 की पॉलिसी के बजाय 1992 की पॉलिसी। 1992 की पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं था कि रेप के मामले में सजा याफ्ता या हत्या के मामले में सजा याफ्ता पर यह सजा माफी की नीति लागू नहीं होगी। बहुत लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर कल भी वीडियो में मैंने विस्तार से बात की है। लेकिन बिल्किस के पति याकूब का भी एक बयान है प्रधानमंत्री जी। हालांकि मैं जानता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उस वक्त आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब दंगे हुए, बहुत सारे सवाल तो गुजरात सरकार पर भी उस वक्त उठे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आज उन सवालों पर गए बगैर सिर्फ बिल्किस के सवालों पर आपको संबोधित करना चाहता हूं। बिल्किस के पति ने कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि बिल्किस से गैंग रेप करने वाले, मेरी 13 साल की बेटी को पटक पटक कर मार देने वाले, मेरे परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को सरकार ने कैसे छोड़ दिया। ये सोचकर ही हमें डर लग रहा है। इस फैसले ने बिल्किस को तोड़ दिया है। याकूब रसूल नाम है उनका, दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा, इतने बड़े केस में जिसमें हमारे परिवार के लोगों को इतनी बेरहमी से मारा गया, मेरी बेटी को मारा गया, हम यही सोच रहे हैं इतने बड़े अपराध के दोषियों को सरकार कैसे छोड़ सकती है। दंगों के बाद से ही परिवार खौफ में जी रहा था। हमने 15 से ज़्यादा बार घर बदला। हमने ये बार बार बताया कि हम डर में जी रहे हैं। पहले वो सभी पैरोल पर छूट कर आते थे तो डर लगता था, अब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। बहुत सारे कानूनविद, बहुत सारे कानून के जानकार लगातार सरकार की रेमिशन पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि 2014 की पॉलिसी के तहत इन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा सकता था। लेकिन सरकार ने कहा कि जब उन्हें सज़ा दी गई थी तब वो पॉलिसी नहीं आई थी, इसलिए सरकार ने 1992 की पॉलिसी के तहत उनकी सज़ा माफ़ी पर विचार किया। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये जो लगातार पूछे जा रहे हैं, कल भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया, बहुत सारे कानूनविद ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की थी, बिल्किस के मामले की, तो फिर केंद्र सरकार की अनुमति ज़रूरी थी या नहीं, केंद्र सरकार से अनुमति ली गई या नहीं, क्या केंद्र सरकार ने अनुमति दी, क्योंकि जांच तो सीबीआई ने की थी। असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के मुखिया हैं, उनका भी एक बयान है। कानूनी पहलू सरकार के बड़े बड़े वकील समझ सकते हैं या देश के बाकी वकील समझ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए यही कहा था, इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, उनकी रिहाई बिल्किस बानो के संघर्ष का मजाक है।
अंग्रेजी में है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। पुराने घावों को फिर से ताज़ा कर दिया गया है। बीजेपी तकनीकियों के पीछे नहीं छिप सकती। सरकार की अपनी नीति और केंद्र के निर्देश बलात्कारियों और सीबीआई जांच के दोषियों को रिहा करने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 की रेमिशन नीति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1992 की नीति को हटा दिया। गुजरात सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1992 की नीति को बदलना पड़ा, क्योंकि अब यह कानून के अनुरूप नहीं थी। और कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने, जिसमें मदन लोकूर भी थे, उन्होंने कहा था कि आजीवन कारावास के बारे में यह अवधारणा कि ये 14 साल के बाद इसमें माफ़ी हो सकती है, 14 साल के बाद जेल से बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसे ताउम्र जेल में रहना होता है। यह अलग बात है कि सरकार सजा माफ़ी नीति के तहत कुछ को छोड़ सकती है, लेकिन उसमें भी केंद्र सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की थी कि हत्या, उम्र कैद और रेप के मामले में यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। लेकिन यहाँ गुजरात ने 1992 की पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उसी पेचीदगी और तकनीकी की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके विस्तार में गए बगैर कल भी मैंने चर्चा की थी। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, वजह क्या है? चुनाव, वो वोट, वो हिंदुत्ववादियों के वोट, वो हिंदू वोटर जिन्हें आप खुश करना चाहते हैं, जिनकी आबादी गुजरात में 85% के आसपास है। और आपको इसकी चिंता नहीं है कि अगर बिल्किस, जो नाम से ही पता चल जाता है उसका धर्म क्या है, उसके गुनाहगार छूट जाते हैं, तो खुश कौन होता है? और बिल्किस अगर हताश है, दुखी है, निराश है, उदास है, सदमे में, तो मातम कौन मना रहा है? पीड़ित कौन है? कसूरवार कौन है? छूटने से खुश कौन है और छूटने से दुखी कौन है? प्रधानमंत्री जी सोचिएगा जरूर। हालांकि क्या कहूं, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप सबसे उम्मीद है कि जुबानी जमा खर्च में जब नेता बड़ी बड़ी बातें करें तो कथनी और करनी के पैमाने पर कसने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और आप खुद को हिंदू मानते हैं, कट्टर मोदी भक्त मानते हैं, कट्टर मोदी समर्थक मानते हैं, उनके कहे को पत्थर की लकीर मानते हैं, तो भी एक बार बिल्किस की जगह रहकर सोचिएगा, या बिल्किस के दर्द को महसूस करके सोचिएगा, जो उसके साथ हुआ और जो होते हुए देखकर जिस अवस्था में आज वो होगी। मैं दिल्ली में बैठकर कल्पना कर सकता हूं कि बिल्किस पर क्या गुजर रहा होगा। उन तस्वीरों को देखकर मैं विचलित हो सकता हूं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, बिल्किस का क्या हाल होगा। बस इन सवालों के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। एक दर्शक की तरह, एक नागरिक की तरह, एक इंसान की तरह आप भी सोचिएगा जरूर। नमस्कार।